वेलकम टू स्टडी सीए। आज हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चंस की। और जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है साइंस के जितने भी, उन सभी की हम एक सीरीज लेकर आए हैं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी आने वाले दिनों में। जो साइंस से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन, एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी जो एग्ज़ाम है, वैकेंसीज है, उनमें आपका साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ को देख ली। क्योंकि इन क्वेश्चंस हैं जिनमें ये वे क्वेश्चन हैं जो या तो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में आए हुए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हटे गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें। और जो ये वीडियोस है इन सभी की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी सीए पर उपलब्ध है। तो आप वहाँ से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जिनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो आप ज़रूर बताइए। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी सीए को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आई तो। अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा ये सीरीज का पार्ट फर्स्ट है। तो हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो सबसे बड़ी आंख है वो हिरण की होती है। जो हिरण है स्तनधारी प्राणी है जिसकी सबसे बड़ी आंख होती है, जो 300 डिग्री तक देख सकता है। ये 300 डिग्री तक देख सकता है। एक मानव है जो 180 डिग्री तक देख सकता है, लेकिन हिरण है वो 300 डिग्री तक देख सकता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये हिरण आंखों के कारण ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। आप इन क्वेश्चन को सबसे पहले अपने माइंड में कीजिए ताकि आपको पता चले कि हमारा IQ लेवल है, जो साइंस का जो IQ लेवल है वो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत। विद्युत के जितने भी जो कारखाने, उनमें अभ्रक है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। क्योंकि अब ये अभ्रक है, ये एक तापरोधी है जो विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत चालक नहीं कर सकती, जिसके कारण जितने भी जो विद्युत के उपकरण है उन सभी में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शिले ने। हेनरी शिले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। अब विद्युत प्रेस क्या है इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जो ये लोहे की वस्तुएं होती हैं, इनके सक्सरण को बचाने के लिए उन पर एक तांबे की निकल तथा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। उन पे जंग लगने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे विद्युत प्रेस कहते हैं, जिसने हेनरी शिले ने इसका आविष्कार किया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि उसमें दाब अधिक होता है। इसका राइट आंसर है उसमें दाब अधिक होता है, जिस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, निरंतर रहता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है, जिसके अंदर प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, रॉकेट है। रॉकेट आगे बढ़ने के लिए पीछे की तरफ बल लगाती है, जिसके कारण वह आगे की तरफ जाती है, जो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा गंधक। गंधक है जो तांबा का शत्रु तत्व है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्योंकि
क्यों होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर अंकित करना अपने दिमाग में। तो उगते व डूबते सूर्य को लाल प्रतीत क्यों होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, जिस कारण उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल है जिन्हें रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर है हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आप वीडियो को पॉज जरूर करें, वीडियो को पॉज करके आप अपना राइट आंसर जरूर दें, ताकि आपको पता चले कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। मैं इन सभी जो 100 क्वेश्चन है उन सभी को राइट आंसर बता रहा हूँ। तो आप अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना जो 4 ऑप्शन है उनमें से आप सेलेक्ट करें। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 5। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इनके बीच अगर एक गेंद रखी जाए तो इनके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ये एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला है, वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किसी इकाई की मात्रा समान होती है। इकाइयों की जो समस्त व्यवस्थाओं में जो इकाई की मात्रा समान होती है वो होती है विशिष्ट गुरुत्व में। विशिष्ट गुरुत्व के अंदर इकाइयों की जो समस्त व्यवस्था है इसमें इकाई की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड से, वो दुगनी गति से आता हुआ दिखाई देगा, 8 मीटर प्रति सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये क्वेश्चन आपको आता होगा। इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है कार, ट्रकों, बसों, ड्राइवर सीट की जो बगल है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। कई उत्तल लेंस कर रहे होंगे, ये आपका गलत है, उत्तल लेंस नहीं है भाई, उत्तल दर्पण होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं। ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें धातु के गुण भी होते हैं अधातुओं के गुण भी होते हैं? वे कौन, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। वो उपधातु कहलाते हैं जिनमें धातु के भी गुण होते हैं अधातु के भी गुण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बोरोन है, बोरोन में धातु के भी गुण होते हैं, उपधातु ये अधातु के भी गुण होते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, ये 6 ऐसे हैं जिनमें क्या है, धातु के भी गुण पाए जाते हैं अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। ये सामान्यतः प्राय 6 ही हैं, लेकिन अगर और की बात की जाए तो और भी ऐसे धातु हैं, ऐसे उपधातु हैं जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। इसका राइट आंसर क्या है? थियोफ्रेस्टस है जो वनस्पति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर है स्टील में या इस्पात में। ये भी राइट है इसका, इस्पात में भी सबसे अधिक होती है लेकिन सबसे अधिक स्टील में होती है। इसका अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें स्टील आएगा, अगर स्टील ना आए इस्पात आए तो इसमें से राइट आंसर इस्पात होगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति है घूमते हुए जो स्टूल पर अपनी बाहें हैं, जो अपने हाथ हैं उन फैलाए हुए खड़ा है। एकाएक अगर वो बोई को सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग घट जाएगा, समांतर रहेगा, बढ़ जाएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा उसका कोणीय वेग है
वो बढ़ जाएगा, उसका जो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी, नहीं देगी, या विस्फोट ही नहीं होगा, क्या होगा इसमें से? राइट आंसर आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ये इसका राइट आंसर है। क्यों सुनाई नहीं देगी, आपने कभी सोचा? क्यों? वहाँ पे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आवाज़ उत्पन्न नहीं होगी, और आवाज़ उत्पन्न होगी तो भी वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल भी नहीं है। वायुमंडल के कारण ध्वनि का चालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? अब चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, तो इसमें से आपको कौन सा राइट आंसर लग रहा है? मेरे हिसाब से पलायन वेग है जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। ये पलायन वेग ही है जो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल सिर्फ और सिर्फ 2% बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा, समांतर रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? तो इसका राइट है अपरिवर्तित रहेगा। अगर कोई लड़की झूला झूल रही है और उसके पास कोई अन्य लड़की बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है चुंबकत्व के कारण, पट्टी के कारण, अनुनाद के कारण है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुनाद के कारण हम रेडियो की घुंडी घुमाते हैं, जिसके कारण विभिन्न रेडियो से हम विभिन्न चैनल जो स्टेशन है वो बदल सकते हैं, प्रोग्राम सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर, ध्वनि के प्रवाह की दर, वायु के प्रवाह की दर, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका राइट आंसर है? तो 3 नंबर, जल के प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि? राइट आंसर क्या होगा? पानी का वेग सबसे अधिक दाब बढ़ जाता है, या पानी का वेग कम दाब बढ़ जाता है, या पानी का वेग कम दाब बढ़ जाता है? इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पानी का वेग अधिक तथा दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक तथा दाब घट जाता है, ये 4 आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान पर परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की अगर आधी हो जाए तो दिन होगा कितने घंटे का होगा? 6 घंटे का, 24 घंटे का, 6 महीने का, 12 घंटे का? ये अगर द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आधी हो जाए, मतलब सिकुड़कर अगर आधी हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा 12 घंटे। दिन सिर्फ 12 घंटे का होगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप अगर इन क्वेश्चंस को अगर याद कर लिया तो आपका गारंटेड श्योर सिलेक्शन होगा। साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी पिंड में को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर वापस लौटेगा या पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, अदृश्य हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं? अगर पिंड को अगर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर फेंका जाए तो पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा। इसका राइट आंसर है वो पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में अगर समय ज्ञात करना है तो अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? किस यंत्र का प्रयोग करे ताकि वह अपने समय को ज्ञात कर सके? घड़ी का प्रयोग करे, चुंबक का प्रयोग करे, स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करे, या किसी का प्रयोग ना करे? तो इसका राइट आंसर होगा स्प्रिंग घड़ी।
स्प्रिंग घड़ी का अगर वह प्रयोग करेगा तो वह समय को ज्ञात कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल का गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, घट जाएगा? इनमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है वो बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2% घट जाएगा। 2% घट जाएगा, इसका राइट आंसर है 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। राइट आंसर होगा पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है। ये जितने भी जो मात्रक है ना, उन सभी को आप एकदम सीक्वेंस वाइज लिखकर एकदम रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पक्का आता है। हर एक एग्जाम होते हैं जिसके अंदर ये दाब के मात्रक या एसआई या गुणांक एसआई कुछ भी पूछ सकता है, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप एक सीक्वेंस में ये सारे के सारे जो मात्रक है उन सभी को लिख लो। और जो हम ये वीडियो सीरीज है इसके अंदर सारे के सारे मात्रक बताए जाएंगे। तो आप अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो ज़रूर आप इन सभी मात्रक को ज़रूर लिखें, तथा क्वेश्चंस में जितने भी जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप लिख लिख के याद करें, ताकि आप इन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देर न करते हुए। आप भी समझदार हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है? कौन से सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वर्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? क्षितिज के समय सूर्य समीप तथा चंद्रमा के दीर्घ वर्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? कौन सा कारण ऐसा है जिसके कारण सूर्य समीप दिखाई देता है और चंद्रमा दीर्घ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, सूर्य समीप चंद्रमा दीर्घ, अपवर्तन के कारण। ये आप याद रखना, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम इन वीडियो की सीरीज में डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सफेद प्रकाश की नली में कैसे सफेद प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते? सफेद प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं? फिलामेंट के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, तंतु को गर्म करके, या इनमें से कोई नहीं। तो सफेद प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म करके ही हम सफेद प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अगर हम प्रकाश के जितने भी जो 7 रंग है उन सभी को अगर हम अलग करें तो हम प्रिज्म के द्वारा उन सभी रंगों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? कि सूर्य उदय होता नहीं है, उसी कुछ मिनट ही हमें ये आभास होता है कि सूर्य उदय हो चुका। ये किस कारण होता है? इसका राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन को 2 भिन्न व्यास के बुलबुलों में एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के बुलबुलों की एक नली है, 2 भिन्न व्यास हैं जिनमें बुलबुलों की एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है, छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला, छोटा बुलबुला है वो और छोटा हो जाता है, बड़ा बुलबुला है वो और बड़ा हो जाता है। बस ये एक घटित होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा बुलबुला हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती? परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर नहीं निर्भर करती? क्वेश्चन को सही पढ़ना है। हम एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, जिस कारण हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को सही पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपतन कोण। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? आपतन कोण पर निर्भर
नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की गति है वो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है कांच। कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है या न्यूनतम हो जाती है। यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, दाब का, घनत्व का, किसका पता चलता है, उसके ताप का पता चलता है। उसके रंग से पता लगाया जा सकता है उसके ताप का। किसी तारे के रंग से क्या पता लगाया जाता है, उसके ताप का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। राइट आंसर, परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु है उसका रंग परावर्तित के कारण ही उसका रंग है वो अपारदर्शी वस्तु रंग उस रंग के कारण ही होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को क्या लटकाकर, पैर लटकाकर, इसमें लिखा नहीं गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। पानी में लटकाकर, पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मोड़ा हुआ तथा छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है। पेड़, या तो पेड़ ऐसे, हमारा जो पैर है ऐसे लगता है जैसे टूट के है, छोटा हो गया। ये क्यों दिखाई देता है हमें, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। हमारा अपवर्तन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है कि हमारा पैर मुड़ गया है या छोटा हो गया है। ये अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट सीडी या डिस्क की बात करें सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो उसमें एक इंद्रधनुष की तरह समान रंग दिखाई देते हैं। ये किस कारण होते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है, किसके आधार पर व्याख्या की जा सकती है, अपवर्त्य के कारण या विवर्तन के कारण या प्रागमन की प्रक्रिया के आधार पर या उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। उपयोग सभी, इन तीनों जो अपवर्तन, विवर्तन, प्रागम्य की प्रघटना, इन सभी के आधार पर उसमें इंद्रधनुष के समान सारे रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। इसमें तो आपको बताने की क्या बात है, ये तो आपका क्वेश्चन राइट होगा। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, ये अमावस के दिन होता है। प्रतिभात अमावस के दिन सूर्य ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उचित रीत से कटे हीरे को असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक होती है, उसका आधारभूत कारण क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण ही वो एक असाधारण चमक के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक है वो हमेशा क्या दर्शाती है, तो उत्तर से दक्षिण दर्शाती है। सबको मालूम है, अगर एक चुंबक है जिसको अगर हम एक धागे से बांध कर अगर लटका दिया जाए तो उसके जो छोर है दोनों, वो एक उत्तर की तरफ होगा एक दक्षिण की तरफ होगा, ये हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र में समता का अनुपात किस माध्यम में होता है, कि फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र में समता का अनुपात किस माध्यम में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रागम्यता के आधार पर। प्रागम्यता के आधार पर ही फ्लक्स घनता चुंबकीय क्षेत्र में क्षमता का अनुपात एक माध्यम में होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रागम्यता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगुनी होती है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई की 100 ये भी गलत है। व्यक्ति के बराबर, ये भी गलत है। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। जो प्रतिबिंब जो दर्पण होता है, जो समतल दर्पण, ये व्यक्ति का ऊंचाई का आधा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है। कि जब कोई वस्तु है समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? 2। गलत। 5 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती, अनंत होती है। इसका राइट आंसर क्या है? अनंत। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस तरह से आपको ऑप्शन को पहले काटना है। जितने भी ऑप्शन कट रहे हैं उन सबको पहले काट दो, फिर जो सस्पेंस दो ऑप्शन में रहता है कि ये सही है या सही है, अगर आपको आता है तो वो सस्पेंस भी नहीं रहेगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यदि किसी ऐनक लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी होगी, इसका राइट आंसर होगा 50 सेमी। यदि किसी ऐनक का लेंस पावर है वो +2 डायोप्टर हो तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो 50 सेमी होगी। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो रंगों को अलग करने का तरीका 2 तरीके से अलग किया जाता है। एक तो फिल्टर के द्वारा, लेकिन अगर जिसमें अगर बेस्ट ऑप्शन हो उस बेस्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है हीरे। हीरे के द्वारा प्रकाश के 7 रंगों को अलग किया जा सकता है। फिल्टर के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन हीरे के द्वारा इज द बेस्ट आंसर, इसका हीरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। अगर कांच है उसको लाल कांच को अगर अधिक ताप पर गर्म करें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग हरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा हरा। लाल कांच को अगर अधिक ताप पर करेंगे तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा और हरा हो जाएगा उसका रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके आधार पर निश्चित किया जाता है उसका रंग? तो उसका तरंग दैर्ध्य के आधार पर प्रकाश का रंग को निश्चित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग किस के आधार पर निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा एक आधार है जिसके द्वारा प्रकाश का रंग को निश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ये तो सबको आता है। इसका राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन 4। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी में आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल न हो पृथ्वी पर तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। इसका राइट आंसर होगा काला। यदि वायुमंडल न होगा तो काला ही दिखाई देगा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया, लाल, नीला, हरा। ये जो सारे क्वेश्चंस क्या है, ये होते हैं, रंग होते हैं, कलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। राइट आंसर क्या है? बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिला जाए दिया जाए, अगर जो रंग है प्रकाश के, जो लाल रंग है, हरा रंग है, नीला रंग है, इनको एक समान अनुपात में अगर हम मिला दें तो कौन सा एक नया निर्माण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, काला भी नहीं होगा, नीला भी नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा, सफ़ेद। इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद। जब प्रकाश के लाल, हरे, नीले को मिला दिया जाए तो सफ़ेद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिने की तरह कार्य करता है? कि फोटोग्राफी है वो कैमरे का कौन सा भाग है जो आँख के रेटिने की तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फिल्म। फिल्म है जो फोटोग्राफी कैमरे का आँख का जो रेटिना है उस तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव की आंख है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब, जो हमें वस्तुएं दिखाई देती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाए दिख रहा है? तो इसका राइट आंसर है रेटिना। रेटिना पर बनता है सभी का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? आंख के अंदर होता है आइरिस, जिसका क्या काम होता है?
जो प्रकाश अगर उसकी मात्रा अधिक है, आँख में जाने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है आइरिस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि जो आँख में जो में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। जो हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का वो कैसा बनता है। तो ये बनता है, वस्तु का छोटा बनता है लेकिन उल्टा बनता है। ये वस्तु का छोटा लेकिन उल्टा बनता है। ये सेकंड ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित करते हैं। जो ये तंतु प्रकाशिक संचार है इसमें संकेत किस रूप में प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत तरंग के रूप में करते हैं। इसमें जो संकेत है वो प्रवाहित विद्युत तरंग के रूप में करते हैं। आप समथिंग ऐसे लोग होते हैं जो लोग उपयुक्त दोनों को देखकर इसको राइट कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही गलत वे की तरफ लेके जा रहा है। आपको क्वेश्चंस को देखना है अच्छी तरह, क्योंकि बिना सोचे समझे हम इस पे ऑप्शन करते हैं। या तो उपयुक्त सभी होता है या उपयुक्त दोनों होता है, उनमें से एक में राइट करते हैं। लेकिन ये कंपटीशन है। कंपटीशन एक ऐसी है जिसमें जो एग्जामिनर है वो एग्ज़ाम देने वाले को भटका रहा होता है। तो आप इस ऐसी गलती ना करें। इसका राइट आंसर होगा विद्युत तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, राइट आंसर क्या होगा। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। 1600 लगभग 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने किया। इससे पहले आविष्कार हो चुका था दूरबीन का, लेकिन इसने एक नया प्रारूप तैयार किया दूरबीन का, जिसके कारण गैलीलियो को इसको आविष्कार जिसको जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस किस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर। समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी सी, वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और उन क्वेश्चनों में सबसे खास बात यह है कि उन क्वेश्चनों में जो आंसर है वो नहीं लिखे हुए, वो जो पीडीएफ है उसमें आंसर नहीं लिखे हुए। अगर आपको आंसर चेक करना है तो हमारी वीडियो है, इस पर आना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो की देखेंगे, सारे वीडियो जो हमारे वीडियो बनाई जाएगी ये सीरीज, इस वीडियो को देखेंगे फिर इस पीडीएफ को सोल्व करेंगे, उसमें आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं, दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं। इस चीज़ का आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है। सिलिकॉन की, अभ्रक की, चूना की, मेटल की। इसका जो राइट आंसर होगा सिलिकॉन की। सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की जो आईसी है वो सिलिकॉन की। लोग अभ्रक कर रहे होंगे, लगभग अभ्रक करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है। तो मुख्य अक्ष कहलाती है। वो क्या कहलाती है, हमेशा मुख्य अक्ष कहलाती है। जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर तो उसकी छाया कैसी बनेगी। अगर किसी वस्तु का फोकस है वो अवतल दर्पण पर हो तो उसकी छाया कैसी बनेगी। 100 मीटर में बनेगी, 1 किलोमीटर में बनेगी, अनंत तक बनेगी, इनमें से कोई नहीं बनेगी। कौन सी बनेगी। आपको राइट आंसर इसका अनंत होगा, अनंत तक बनेगी इसकी छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धातु जो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करती है उसके बाद हाइड्रोजन निकालती है। तो ऐसी धातु है जिंक। जिंक एक ऐसी धातु है जो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण करती है। यह आपको मालूम होना चाहिए। मोस्ट क्वेश्चन हैं सेलेक्टेड हैं, सोच लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया।
तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो लेमार्क ट्रेवेरेंस ने किया था। लेमार्क ट्रेवेरेंस ने इसका जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? आपको सही आंसर जवाब देना है इसका। तो इसका कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। जूल इसका कार्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी इकाई है? दूरी की। इसका राइट आंसर है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। ये आपको मालूम होना चाहिए। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही परमाणु से मिलकर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये तत्व कहलाता है। ये तो सबको मालूम है कि एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्व हैं जिनकी मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में उनके संयोग करवाया जाता है, तो जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यौगिक कहते हैं। ये तो यौगिक की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। कि किसी ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे क्या कहते हैं? डोपलर का प्रभाव कहते हैं। किसका प्रभाव? डोपलर का प्रभाव कहते हैं। ध्वनि में जो ध्वनि का स्रोत है उसकी आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे डोपलर का प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। कोई भी जो कण है वो एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? आवर्ती। आवर्ती क्या होती है कि एक सेकंड में जो जितने कण होते हैं, ये यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि एक सेकंड में जितने कण कंपन करते हैं उसे आवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? कि 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो कितनी गुना ध्वनि की चाल कितनी गुना हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि उसके दाब बढ़ने से उसकी ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आपको मालूम होना चाहिए कि ध्वनि की चाल अगर 332 मीटर प्रति सेकंड है, अगर उसमें दाब बढ़ा दिया जाए तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सेम टू सेम 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। या तो इसका आंसर ये भी हो, यहाँ पे ये ऑप्शन ये भी बन सकते हैं कि देखिए बढ़ेगी, समांतर रहेगी या घटेगी, तो समांतर रहेगी ना, इसमें कोई परिवर्तित होगा ना कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है। राइट आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है। ट्रिप्सिन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वह देश कौन से हैं जिनका खाद्यान्न है वहाँ पॉलिश किया हुआ चावल है? वे लोग पीड़ित किससे होते हैं? कौन सा रोग है जिनसे वे जो पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं जिससे वे पीड़ित हो जाते हैं? तो वो रोग है बेरी रोग। बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ पर पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं ना, तो क्वेश्चन मेन ये कि पॉलिश खाया हुआ चावल है ना, वो खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मांसपेशियों में निम्नलिखित में किसके एकतर होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अगर हमारी मांसपेशियों में एकतर होकर जमा हो जाता है जिसके कारण हमारा शरीर थकान महसूस करने लग जाता है, मतलब कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, आलस होता है, उसे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। और सबसे अगर हम लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल हम जो छाछ खाते हैं उनमें होता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो हम पीने के बाद ये हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है जिसके कारण हमारे आलस बढ़ता है, ये थकान महसूस कराता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश वर्ष होता है।
एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। पहला ऑप्शन राइट कि प्रकाश वर्ष में क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष के अंदर प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली, एक वर्ष के अंदर, ना कि एक महीना एक दिन, सिर्फ एक वर्ष के अंदर जो प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन एवं व ऑक्सीजन गैस बराबर अणु भरे जाते हैं। एक गुब्बारा लेते हैं जिसके अंदर हम हाइड्रोजन भी भरते हैं, ऑक्सीजन को भी भरते हैं, बराबर अनुपात के अंदर भरते हैं, और फिर उस गुब्बारे के अंदर हम छेद कर दिया जाए, उस गुब्बारे के अंदर छेद कर दिया जाए तो सबसे पहले गैस कौन सी निकलेगी, तेजी से निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी या ऑक्सीजन गैस निकलेगी या दोनों एक साथ निकलेगी या इनमें से कोई नहीं। तो आप में से इसका राइट आंसर बताना है। तो दोनों एक साथ तो निकल नहीं सकती, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलेगी, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है जो सबसे तेज़ी से निकलेगी। इसमें आप दोनों एक साथ कर रहे होंगे लेकिन गलत है आपका आंसर, हाइड्रोजन होगा इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन गैस है वो सबसे तेज़ गति से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किस कारण नाचते हैं, कोई वजह, दोलन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, अधिक घनत्व के कारण, कम घनत्व कम होने के कारण, कौन सा इसमें राइट आंसर लग रहा है। तो इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जल की सतह पर नाचते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि दो उपग्रह एक वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग होंगे। यदि दो उपग्रह मान लो जो एक वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे तो उनके वेग होंगे, समान होंगे, परिवर्तित तेजी से, या एक मतलब ऐसा है कि उपग्रह है जिसमें एक उपग्रह है कि गति धीमी होगी एक की तेज होगी। इस तरह से आपको बताना है कि वेग परिवर्तित होगा, वेग समान होगा, कभी कम कभी बढ़ेगा, या इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर है कि यदि दो उपग्रह एक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनका वेग हमेशा समान रहेगा, जिस ही कारण हमारा जो ये सौर मंडल है ये एक व्यवस्था के अंदर है। वरना एक दूसरे के, अगर एक की तेज़ हो एक की धीमी हो तो एक दूसरे को टकरा कर ये नष्ट हो सकते हैं। इसलिए इनका वेग क्या होता है, समान होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मोस्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह एक पैकेट छोड़ दिया जाए, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल में पृथ्वी की परिक्रमा करेगी, वह भी पैकेट भी उसी उपग्रह की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। पहला ही अमोनिया एक यौगिक है, राइट आंसर है अमोनिया। यौगिक कौन सा है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन मीटर 2। ये इसका यंग प्रत्यास्थता गुणनता का ऐसा ही मात्रक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऊर्जा, जूल, मीटर, अब आपके सामने सीक्वेंस से याद होने चाहिए कि ऊर्जा किसका है, जूल किसका है, मीटर किसका है, न्यूटन मीटर 2 किसका है। ऐसे सारे के सारे ऑप्शन दिमाग में लिस्ट आ जानी चाहिए कि किसका कौन सा प्रतीक है, जिससे जड़ से आप अगर उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम है तो आप ऊर्जा के बराबर में लिख सकते हो कि ये किसका मात्रक है, जूल का कार्य का, ऐसे जूल कार्य का है, मीटर किसका है, ऊर्जा किसकी है। इस तरह से अगर इन तीन का मालूम है तो एक आपका बच जाएगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं आते हैं लेकिन उनके ऑप्शन कट जाते हैं क्योंकि उनके ऑप्शन हमको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योति की तीव्रता का, ज्योति की तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। उपयुक्त दोनों, इसका राइट आंसर का उपयुक्त दोनों। ग्रेफाइट आयोडीन दोनों में अधातु हैं जिनमें धातुई चमक पाई जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो ग्रेफाइट है और आयोडीन है ये अधातु हैं जिनमें धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। ये तो सबको मालूम है, जीव विज्ञान, जो जीवधारियों की अध्ययन में हो वो जीव विज्ञान। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, रासायनिक, भौतिक, राजनीति, ये क्या ऑप्शन आराम से कट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब
माइंड में साइकोलॉजी आया होगा कि साइकोलॉजी तो मस्तिष्क का होती है, लेकिन ये फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर इसका फाइकोलॉजी का अंदर शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? बताना आपको। राइट आंसर इसका क्या होगा? जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। राइट आंसर है ऊर्जा। जूल ऊर्जा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की? मात्रकों की, जैसे कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, इनकी पद्धति है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू की गई? ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर है 1971 ईस्वी के अंदर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। और हमारे चैनल का तो आपको नाम मालूम होगा, स्टडी सीए को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अंदर आपको साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। करंट अफेयर के जो जितने भी वीकली वीडियो आता है, 1 तारीख को वीकली वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब तक करें ताकि आपका साइंस, जीके, साइंस, वो करंट अफेयर्स, इनसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आपका जो रेलवे, एसएससी, इनमें जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको आता ना हो। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भी मेहनत पूरी करें आपके लिए, आप भी कीजिए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते क्योंकि चमगादड़ प्रासर्वे तरंगे छोड़ते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उसे पता चलता है कि आगे कोई अवरोध है या नहीं है। वो प्रासर्वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। उनको अंधेरे के अंदर क्या है, दिखाई नहीं देता, या उनकी आंख नहीं होती, क्या होता है? तभी तो वो आवाज़ का प्रासर्वित तरंगे छोड़ते हैं, जिस कारण उसको टकरा कर वापस आती है तो उनको पता चल जाता है कि आगे अवरोध है। अगर नहीं आती है तो वो उसी गति में उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। राइट आंसर क्या है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बर्फ़ का स्केटिंग करने से प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घटता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष, मिनट, सौर वर्ष, लीप वर्ष, ये सारे समय के मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष है जो समय का मात्रक नहीं है। क्वेश्चंस को यहाँ पे देखना, क्वेश्चंस के बारे में जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन गलत पढ़ा, उत्तर गलत, उत्तर गलत तो सिलेक्शन से पीछे हट जाओगी। सिलेक्शन लेना है तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि लगभग बच्चे ये करते हैं, क्वेश्चंस को गलत करते हैं और क्वेश्चन गलत होते हैं, उनका आंसर गलत होता है और आंसर गलत होते हैं, फिर क्या, सिलेक्शन से पीछे पिछड़ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ना सीखो। पारसे की इकाई है, पारसे की इकाई किसकी है? पारसे की इकाई दूरी की। राइट आंसर दूरी की। पारसे की इकाई किसकी है? दूरी की। और ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक होती है? और इसका राइट आंसर होगा सीसा। सीसा एक ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। बाकी चांदी, सोना, लोहा, तांबा, ये सारी धातु होती हुई भी क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। लेकिन सीसा एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी सीए, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये साइंस की सीरीज चल रही है, इसको आप ज़रूर देखें। और करंट अफेयर्स के हर मंथ के करंट अफेयर के जो अपलोड किए जाते हैं वीडियो, वो भी आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स कैसे भी आप देख सकते हो, जैसे भी। तो ताकि आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए।